पॉलिटिकल साइंस के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तर शीत युद्ध या पोस्ट कोल्ड वार। इसको दूसरा शीत युद्ध या नवीन शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1978 से लेके 1988 इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि शीत युद्ध फिर से प्रभावशाली हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उत्तर शीत युद्ध का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था दितांत, जिसके द्वारा शीत युद्ध में कमी आई, तनाव शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हुई और विभिन्न ऐसे प्रयास किए गए थे जिससे कि शीत युद्ध कम हो। लेकिन 1978 के बाद फिर से वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, दोनों महाशक्तियों के द्वारा वो कार्य किए जाने लगे जिसके द्वारा पुनः शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इस दौर में हम देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे 1978 में सोवियत संघ ने इथियोपिया में क्यूबाई सैनिकों को भेज दिया। 1978 में अंगोला की घटना हम देख सकते हैं। इसी तरह से 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत सेना का पहुंचना और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसका विरोध करना, अमेरिका की सीनेट से साल 2 पर बहस और सोवियत शक्ति के विस्तार को रोकने के लिए प्रयास जैसे कार्य। 1981 में अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा चीन के साथ वार्ता और विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए समझौता। 1980 में मॉस्को के ओलंपिक खेलों का अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के द्वारा बहिष्कार। 1983 की कोरियाई घटना और दक्षिणी कोरिया के विमान को सोवियत संघ के द्वारा मार गिराया जाना, जिसकी अमेरिका द्वारा तीखी प्रतिक्रिया होना। 1983 में अमेरिका के द्वारा ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप करना। पश्चिमी यूरोप में मध्यम दूरी की मार करने वाले अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने की योजना और पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में सोवियत नेता गोर्बाचोव के द्वारा लीबिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई पे तीखा प्रहार किया जाना। ऐसे कई घटनाओं को हम इस दौर में देखते हैं, जिसकी वजह से 1978 से लेके 88 तक फिर से विश्व स्तर पर शीत युद्ध की स्थिति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और दूसरे शीत युद्ध या उत्तर शीत युद्ध या जिसे नवीन शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई। इसमें प्रमुख रूप से जो कारण उत्तरदायी रहे थे वो थे सोवियत संघ की शक्ति में अपार वृद्धि होना, अमेरिका की प्रतिद्वंदिता में सोवियत संघ ने अपनी आर्थिक सैनिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि की, नए वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर नए शस्त्रों का निर्माण किया, चाहे वो परमाणु शस्त्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान हो और वहाँ पर जो अंतरिक्ष वार कार्यक्रम की स्थिति उत्पन्न करना हो। ऐसे विभिन्न तरीकों से सोवियत संघ की जो शक्ति बढ़ रही थी, उसकी प्रतिद्वंदिता में अमेरिका भी अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था और फिर से शीत युद्ध की स्थिति बनी। इसके साथ ही अमेरिका में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बने, जो कि उग्र नीति के समर्थक थे। उन्होंने फिर से शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया, नवीन शस्त्र बनाना प्रारंभ किया और जो अमेरिकी शस्त्र उद्योग था उसको बढ़ावा दिया। साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी नए नए प्रयास हो रहे थे, जहां सकारात्मक दृष्टि से ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में खोज थी, लेकिन नकारात्मक दृष्टि से अंतरिक्ष का उपयोग शस्त्रीकरण के रूप में किया जा रहा था, जिसने कि शीत युद्ध को फिर से बढ़ावा दिया। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी, सैन्य अड्डे स्थापित किए और वहाँ हस्तक्षेप किया, जो कि अमेरिका को उचित नहीं लगा और अमेरिका ने इसका घोर विरोध किया
और इस अफगानिस्तान के मामले को लेकर फिर से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी सोवियत संघ ने अपने प्रभाव में वृद्धि की। इन देशों को अपने सैन्य गुट में मिलाना, वहाँ इन देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना, यह प्रमुख नीति उस दौर में सोवियत संघ की होने के कारण फिर से अमेरिका ने इसका विरोध किया और शीत युद्ध में वृद्धि हुई। यूरोप के देशों को लेकर, वहाँ के मध्यम मार्ग प्रक्षेपास को लेकर भी दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव था, मतभेद थे, जिसने फिर से शीत युद्ध को प्रारंभ किया। शस्त्रीकरण की होड़ ने भी इस दौर में उत्तर शीत युद्ध को पुनः जन्म दिया, क्योंकि जहाँ दितांत के कारण, विभिन्न समझौतों के कारण शस्त्रीकरण की होड़ को कम करने के प्रयास हो रहे थे, वो सभी असफल हो गए, क्योंकि पुनः दोनों महाशक्तियों में शस्त्रीकरण बढ़ने लगा। नए तकनीक पर आधारित शस्त्रों का निर्माण होने लगा और इसके हिमायती जो वर्ग था उसने फिर से दूसरे शीत युद्ध को जन्म दिया। अंतरिक्ष युद्ध परियोजना या स्टार वार कार्यक्रम ने भी उत्तर शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। इससे पूर्व तक अंतरिक्ष से युद्ध की कोई योजना नहीं थी, लेकिन इस कालखंड में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में भी अपने शस्त्रों को स्थापित करके और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से शस्त्र द्वारा आक्रमण करने की जो योजना थी वो अमेरिका ने भी प्रारंभ की और उसकी प्रतिस्पर्धा में सोवियत संघ ने भी प्रारंभ की, और इससे फिर से शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और उत्तर शीत युद्ध का विकास हुआ। सैन्य गुटों की शक्ति में भी दोनों देशों ने वृद्धि की। अमेरिकी सैन्य गुट नाटो और सोवियत सैन्य गुट वार्सा पैक्ट के द्वारा ये वृद्धि और हुई और नए नए सैन्य गुटों का अलग अलग विश्व के क्षेत्रों के देशों को मिलाकर जो विकास हो रहा था उससे भी उत्तर शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। ये विभिन्न ऐसे कारणों को हम इस दौर में देख सकते हैं जिसकी वजह से जो दितांत के द्वारा किए गए प्रयास थे तनाव को विश्व स्तर में कम करने के, वो सब असफल हो गए और फिर से उत्तर शीत युद्ध या दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। उत्तर शीत युद्ध की प्रकृति को समझने के लिए हम पुराने और नवीन शीत युद्ध में अंतर करके देख सकते हैं कि जो पूर्व का जो शीत युद्ध था जो 1945 के बाद शुरू हुआ था और जो नवीन शीत युद्ध था उसमें क्या अंतर है। इससे दोनों शीत युद्ध की प्रकृति को हम और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। नवीन शीत युद्ध जो था वो सोवियत विरोधी शीत युद्ध था और जो पुराना शीत युद्ध था वो साम्यवादी विचारधारा विशेष के विरुद्ध था। 1945 के बाद अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा का विश्व में प्रचार प्रसार हो, लेकिन दूसरे शीत युद्ध में अमेरिका सोवियत संघ को सुपर पावर या महाशक्ति के रूप में बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था, तो एक देश विशेष के विरुद्ध था दूसरा शीत युद्ध। लेकिन जो पुराना शीत युद्ध था वो एक विचारधारा को रोकने और उसे प्रसारित होने के विरुद्ध था। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क हम ये देख सकते हैं कि पुराने शीत युद्ध और नए शीत युद्ध में ये अंतर था। दूसरा ये कि पुराना जो शीत युद्ध था वो केवल दो ही महाशक्तियों के बीच था, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1978 तक आते आते कई नए और देश शक्तिशाली हो गए, जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो अब नवीन देशों का भी इन्वॉल्वमेंट नवीन शीत युद्ध या उत्तर शीत युद्ध में शुरू हो गया।
तो द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जगह अब बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुराने शीत युद्ध में यूरोप के देश सहयोगी थे। जो भी अमेरिका के द्वारा नीति और योजना थी उसको यूरोप के देशों ने हमेशा सहमति दी, लेकिन नवीन जो शीत युद्ध था उसमें यूरोप के देश इन महाशक्तियों के साथ नहीं थे। अब वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक नीति को अपना रहे थे, क्योंकि यूरोपियन देश नहीं चाहते थे कि तृतीय विश्व युद्ध हो। द्वितीय विश्व युद्ध से जो उनको आर्थिक और सैनिक दृष्टि से हानि हुई थी, अब वो फिर से उसी इतिहास को नहीं दोहराना चाहते थे। इसलिए नवीन शीत युद्ध तक आते आते यूरोपियन देशों ने महाशक्तियों का साथ नहीं दिया। पुराने शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ था, लेकिन नवीन में विभेदीकरण हुआ। 1945 के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश स्वतंत्र हो रहे थे और उन्होंने सैन्य गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए न तो अमेरिकी सैन्य गुट की सदस्यता ली, न सोवियत संघ के सैन्य गुट में शामिल हुए, बल्कि एक नई नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति। और इस नीति का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें सभी देश शामिल हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें विभेदीकरण हुआ नवीन शीत युद्ध तक आते आते, क्योंकि इसमें से कई देश ऐसे थे जो सैन्य गुटों में शामिल होने लगे और इससे जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसमें विभेदीकरण आया, जो पूर्व में नहीं था। पुराने शीत युद्ध में इतने घातक शस्त्र निर्मित नहीं हुए थे जितने कि दूसरे शीत युद्ध तक आते आते हो गए थे। 1945 में हमने देखा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था जापान के विरुद्ध। तब दुनिया को ये पता चला कि परमाणु जो बम है उसका आविष्कार हो चुका है। परमाणु बम अमेरिका के पास होने के कारण सोवियत संघ ने भी उसका निर्माण किया और धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में भी परमाणु क्षमता हासिल होते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही हम और भी अधिक घातक शस्त्रों की स्थिति देखते हैं। 1978 तक आते आते या उत्तर शीत युद्ध तक आते आते रासायनिक युद्ध, जैविक युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध परियोजना जैसे कई नए आविष्कार हुए। पनडुब्बियों, सैन्य पनडुब्बियों, लंबी दूरी तक मिसाइल हमले जैसे नए और शस्त्रों का निर्माण इस दौर में देखा जा सकता है। और ये इतने विनाशकारी शस्त्र हैं कि जिसको हम पुराने शीत युद्ध में नहीं देख सकते, लेकिन 1978 के बाद जब उत्तर शीत युद्ध शुरू हुआ तो इनकी विनाशकारी क्षमता और अधिक बढ़ गई। तो ये भी एक फ़र्क रहा पुराने और नवीन शीत युद्ध में, कि नए शीत युद्ध में और घातक और मानव जाति को विनाश के कगार तक लाने वाले शस्त्रों का निर्माण हो चुका था। इसके साथ ही पुराना शीत युद्ध सोवियत मजबूरी था, लेकिन नया शीत युद्ध अमेरिका की मजबूरी रहा, क्योंकि पुराने शीत युद्ध में सोवियत संघ ये चाहता था कि उसकी साम्यवादी विचारधारा पूरे दुनिया में बढ़ जाए, और जो उस समय सोवियत नेता थे स्टालिन, वो सोवियत संघ की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि करना चाहते थे कि दुनिया में सब जगह सोवियत संघ का ही प्रभाव और उसकी शक्ति रहे। लेकिन जो दूसरा शीत युद्ध था या उत्तर शीत युद्ध था, वो अमेरिका की मजबूरी था, क्योंकि अमेरिका में शस्त्र उद्योग अत्यधिक है,
जिसको वो बढ़ावा देता है, और नए नए शस्त्रों का निर्माण हो चुका था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस पर आधारित है, इसलिए अमेरिका ये चाहता था कि शस्त्रों का निर्यात हो और अधिक से अधिक देश उसे खरीदे, और उससे उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो और मजबूत हो, अर्थव्यवस्था उसकी सुदृढ़ हो। तो इसलिए अमेरिका ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, शस्त्र को बेचकर और लाभ कमाने पर जोर दिया, जो उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित था। इसलिए कहा जा सकता है कि पहला शीत युद्ध सोवियत मजबूरी था, लेकिन दूसरा शीत युद्ध अमेरिका की मजबूरी था। और इस प्रकार अगर हम पुराने और नवीन शीत युद्ध में अंतर करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि शीत युद्ध वाक्य युद्ध ही था, वास्तविक युद्ध नहीं था, शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध दोनों ही नहीं थे, लेकिन पुराने शीत युद्ध से दूसरे उत्तर शीत युद्ध तक आते आते कुछ परिस्थितियां भिन्न हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बदलने लगा था, इसलिए इन दोनों ही शीत युद्ध की स्थिति में इन विभिन्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है।